गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको एग्रीकल्चर बायोलॉजी से संबंधित नई क्लास उपलब्ध हो सके। प्यारे बच्चों, गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर में एग्रीकल्चर साइंस संकाय अलग से एक सब्जेक्ट संचालित हो रहा है। जो भी आपके मिलने वाले भाई बहन को एडमिशन लेना है तो एडमिशन ओपन है, अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते। थैंक यू। अपना टॉपिक चल रहा था एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन। और मधुमक्खी पालन में अपन बात कर चुके थे कि मधुमक्खी के एक छत्ते में 3 प्रकार की मधुमक्खियाँ पाई जाती, एक रानी, दूसरी नर और तीसरी श्रमिक। इनके बारे में अपन डिस्कशन कर चुके थे। आज अपन इससे आगे टॉपिक लेने जा रहे हैं, वो ये है कि जो श्रमिक मधुमक्खियाँ हैं वो अपने कार्य को 2 भागों में बांट लेती है। ठीक है, तो श्रमिक का कार्य क्या है? नाम से स्पष्ट है, श्रम करना, मेहनत करना। पहला दल मधु एवं पराग खोजने वाला तथा दूसरा दल उन्हें लाने वाला होता है। यानी कि श्रमिक मधुमक्खियों का कार्य क्या है? मोम और परागकणों को और इसके अलावा जो मधुमोम होता है उसको एकत्रित करके लाने का होता है। तो श्रमिक मधुमक्खियाँ अपना एक कार्य है वो 2 भागों में विभाजित कर लेती है। पहला दल तो उस भोजन का पता करेंगे कि भाई मधु और पराग कहाँ पर मिलेंगे, खोजेंगे। और दूसरा दल है वो जाकर के उनको मधुमक्खी के छत्ते में लाने का कार्य करें। पहले दल के किसी सदस्य को जब मधु एवं परागकणों का पता लग जाता है तो वो भोजन सामग्री शरीर पर चिपका कर पुनः छत्ते पर लौटकर सूर्य की स्थिति को ध्यान में रखकर गोल गोल घूमती हुई मधुमक्खी के छत्ते की ओर पहुंचती है और मधुमक्खी के छत्ते के पास आकर के वेगल नृत्य करती है। ठीक है, तो ये मधुमक्खी का एक सबसे इम्पोर्टेंट डांस है, वो है वेगल नृत्य। और ये वेगल नृत्य मधुमक्खियाँ तब करती है जब श्रमिक मधुमक्खियों को भोजन की तलाश हो जाती है। भोजन की तलाश हो जाती है, उस संदर्भ में ये श्रमिक मधुमक्खियाँ वेगल नृत्य करती है, जिसकी सहायता से छत्ते की दूसरे दल की जो मधुमक्खियाँ हैं उसे पता चल जाएगा कि ये भोजन की तलाश करके आई हुई है। अब इसमें वेगल नृत्य मधुमक्खियाँ वो करती कैसे हैं? ये इस प्रकार से करती है कि गोल गोल मधुमक्खी के चारों ओर राउंड काटती है। ठीक है, और राउंड भी कैसा? इस प्रकार से, ये और ये। अब इसमें ये तो एक हुआ पूरा राउंड। अब जैसे ही यहाँ से ये घूमती घूमती है वो एक बार यहाँ से जाएगी ऐसे। ठीक है, फिर ये ऐसे जा कर के फिर पूरा राउंड लेगी, फिर पूरा राउंड लेकर के फिर ऐसे। ठीक है, ऐसे गई, ऐसे जा कर के फिर ये कैसे आएगी? इस प्रकार से रिटर्न होकर के ऐसे, ऐसे होकर के ऐसे, ऐसे होकर के ऐसे और ऐसे। ये है मधुमक्खी का वेगल नृत्य। तो ये वेगल नृत्य ये प्रदर्शित करता है कि श्रमिक मधुमक्खियाँ हैं वो भोजन की तलाश करके आई हुई है। गोल नृत्य करते हुए अपने उदर को दाएं बाएं हिलाते हुए, पंखों को तेजी से फड़फड़ाते हुए जब सीधी दिशा में चलती है
तो भोजन का स्रोत उधर ही होता है। इस प्रकार की संचार क्रिया द्वारा भोजन लाने वाले दल को इसकी सूचना देते हैं और मधु लाने वाला दल मधु को छत्ते के कोष्ठों में भरने के पश्चात पंखों द्वारा हवा करके अतिरिक्त जल को बाहर निकाल करके इसे गाढ़ा भी करता है। शहद बलवर्धक, प्रसन्नता प्रदान करने वाला एवं मनुष्य को पसंद आने वाला एक पदार्थ माना है और प्राचीन काल से चले आ रहे परंपरागत तरीके से शहद इकट्ठा करने के लिए प्राय सतों का पता चलने पर इसके नीचे धुआं करके शरीर पर मोटे कपड़े लपेटकर छत्ते को तोड़कर उसे शहद निकाल लेते हैं। ऐसा करने से छत्ते में पल रहे मधुमक्खी के अंडे, लार्वा, प्यूपा एवं शिशु नष्ट हो जाते हैं एवं शहद में भी गंदगी आ जाती है। प्राकृतिक छत्ते में शहद हमेशा छत्ते के ऊपरी भाग पर ही प्राप्त होता है, अतः उन्हें चाकू या प्लेट से अलग करके शेष छत्ते को जहाँ लगा हुआ है वहीं लगे रहना देना चाहिए। कुछ दशकों से कृत्रिम छत्तों का विकास होने से आधुनिक मधुमक्खी पालन का विकास हुआ, अतः राजस्थान के दक्षिणी, पूर्वी एवं उत्तरी भागों में जहाँ पर फसलें, जलवायु व पेड़ पौधों का अनुकूलन है वही मधुमक्खी पालन किया जा रहा है। मधुमक्खी पालन के लिए पूर्व में प्रशिक्षण लिया जाना बहुत आवश्यक है और भारतवर्ष के अधिकतर राज्यों में खादी एवं ग्रामोद्योग द्वारा ये प्रशिक्षण केंद्र चलाए जा रहे हैं। तो इनके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और ये प्रशिक्षण कार्यक्रम है ये चलाता है खादी एवं ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केंद्र येरा। खादी एवं ग्रामोद्योग द्वारा प्रशिक्षण केंद्र चलाए जा रहे हैं, जिसमें राजस्थान राज्य में इसका प्रशिक्षण केंद्र खादी ग्रामोद्योग विद्यालय, राजस्थान खादी संघ, शिवदासपुरा, जयपुर में स्थित हैं। तो ये रहा राजस्थान राज्य में इसका प्रशिक्षण केंद्र खादी ग्रामोद्योग विद्यालय, राजस्थान खादी संघ, शिवदासपुरा, जयपुर में स्थित है। ये ले अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना द्वारा कृषि अनुसंधान केंद्र कोटा में भी मधुमक्खी पालन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में इसका प्रशिक्षण केंद्र राजकीय मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण केंद्र ज्योलिकोट जिला नैनीताल में स्थित है। मधुमक्खी पालन भारतवर्ष के अधिकांश राज्यों में किया जाता है, लेकिन सर्वाधिक शहद उत्पादन के लिए बिहार, तमिलनाडु, केरल एवं एमपी, मध्य प्रदेश में होता है। तो ये सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए ये प्रशिक्षण केंद्र चलाए जाते हैं, ताकि लोग इनकी जानकारी के माध्यम से ज़्यादा शहद का उत्पादन है वो कर सके। के लिए प्रशिक्षण केंद्र अपने एक जयपुर में है, उसके अलावा उत्तर प्रदेश में है और इसके अलावा बिहार, तमिलनाडु, केरल और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में ये कार्य संपादित हो रहा है। मधुमक्खी पालन कृत्रिम मधुमक्खी छत्ते में जो एक लकड़ी की बक्सीनुमा संरचना होती है, जैसा कि आपको इस डायग्राम के अंदर दिखाई दे रहा है, जिसका एक हिस्सा दरवाजे के समान खुले व बंद करने वाला होता है। ये बक्सा दो भागों में बंटा रहता है। इसका ऊपरी भाग
1/4 होता है जो शहद का खंड कहलाता है, और इसका निचला भाग 3/4 भाग जो शिशुओं का खंड होता है उनके लिए काम आता है। दोनों ही भागों के बीच में एक जाली इस प्रकार लगी रहती है कि उसके छिद्रों से श्रमिक मधुमक्खियाँ ऊपरी खंड में आकर शहद इकट्ठा कर सकें, परंतु रानी आकार में बड़ी होने से इस जाली में होकर के नहीं आ सकती, अन्यथा वह शहद वाले खंड में भी अंडे दे सकती है। ये बक्सा पूरी तरह से बंद होता है और इसके पेंदे में सिर्फ एक छेद होता है, उस पर भी जाली का आकार ऐसा होता है कि सिर्फ श्रमिक ही इस बक्से में आ सके, लेकिन रानी ऐसा नहीं कर सके। बक्से के अंदर कृत्रिम छत्ता, मोम की परत वाली धातु या प्लास्टिक की प्लेटें होती है, जिसमें षटभुजाकार कोष्ठ होते हैं जो छत्ते के निर्माण हेतु आधार का कार्य करते हैं। इस प्रकार के छत्ते की प्लेटों को बक्से के ऊपर वाले खाली स्थानों पर इस प्रकार एक दूसरे से उचित दूरी पर लगे होते हैं, जिससे मधुमक्खियाँ समानांतर लगे छत्तों को शहद से भर सकती है। मधुमक्खी पालन में काम आने वाले अन्य उपकरण में सिर ढकने की जाली, मच्छरदानी के कपड़े के समान जालीदार उपकरण जिससे मुंह, सिर और गर्दन तक का भाग ढक जाए। दूसरा, रबड़ के दस्ताने, मधुमक्खियों के डंक से बचने के लिए इसका पहना जाता है। धुआं यंत्र, शहद की प्राप्ति हेतु टीन का बना एक डिब्बा होता है जिससे धुआं छोड़ा जाता है। लोहे की चपटी प्लेट, बक्से के पेंदे को साफ करने के लिए लोहे की बनी एक चपटी प्लेट होती है। चाकू, इसे गर्म करके शहद को प्लेटों के कोष्ठकों के ऊपर बने मोम निर्मित मुंह को स्पर्श करते हैं, जिससे इसके मुंह खुल जाए। और शहद निकालने का उपकरण, शहद से भरे हुए छत्तों को इसमें डालकर इस प्रकार घुमाया जाता है कि शहद प्लेटों के कोष्ठकों से अपकेंद्रीय बल द्वारा शहद अलग हो जाता है। तत्पश्चात नल की टोटी खोलकर शहद को बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रकार ये तो था इसके उपकरण और कृत्रिम रूप से मधुमक्खी का पालन किस प्रकार से करते हैं। अब आता है मधुमक्खियों को प्राकृतिक सत्ते से पकड़कर आप किस प्रकार से इसका पालन कर सकते हैं। किसी प्राकृतिक छत्ते से शाम के समय रानी, नर और श्रमिक मधुमक्खियों को पकड़कर कृत्रिम छत्ते में छोड़कर इनके खाने के लिए कुछ दिनों तक शरबत रख देते हैं। कृत्रिम मधुमक्खी पालन केंद्र से लाकर भी इनको पाला जा सकता है। इनके प्रवास के दिनों में एक कपड़े की टोपी के अंदर शहद लगाकर टांग लेते हैं। जब मधुमक्खियाँ इसमें आकर बैठ जाती है तब इनको कृत्रिम छत्ते के बक्से में छोड़ा जा सकता है। रानी मधुमक्खी को प्रत्येक वर्ष बदलना पड़ता है, क्योंकि रानी 1 वर्ष की आयु होने के पश्चात दूसरे वर्ष अंडे देना शुरू करती है एवं 1 वर्ष अंडे देने के पश्चात वह बुजुर्ग हो जाती है। अतः रानी को छत्ते से निकालकर नई रानी को उसके छत्ते का शहद लगाकर बक्से के शिशु खंड में छोड़ने से श्रमिक उसको स्वीकार कर लेते हैं। जब वातावरण में ऋतु अनुसार पुष्पों की कमी दिखाई दे तो इनको कृत्रिम भोजन यानी कि 2 भाग चीनी में 1 भाग पानी का मिला देना चाहिए एवं बक्से को श्रमिक मधुमक्खियों के छिद्र के अलावा बंद ही रखना चाहिए, अन्यथा शहद एवं मोम खाने वाले कीट एवं पक्षी
इनके सत्ते को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। ये तरीका था इनका कि अपन प्राकृतिक मधुमक्खियों को पकड़ करके कृत्रिम रूप से इसका किस प्रकार से पालन करवाया जाता। अब है मधुमक्खी का कृषि में क्या महत्व है। पहला महत्व है मधुमक्खी के पश्चवक्ष मेटाथोरक्स की टांगें अर्थात सबसे पिछली टांगें रोएदार बालों से ढकी रहती है जो ब्रश की तरह कार्य करती है और परागथैली का पोलन बास्केट बनाती है। जब मधुमक्खी किसी पुष्प के स्त्री केसर की नली से मधु प्राप्त करती है तो उस पुष्प के पराग कण इसकी पिछली टांगों के बालों में इकट्ठे हो जाते एवं जब ये दूसरे पुष्प पर जाती है तो उस पुष्प पर स्थानांतरित हो जाती है। इस प्रकार परागण क्रिया के पश्चात ही बीजों का बनना संभव होता है। इस प्रकार से समस्त पृथ्वी जगत के फल वृक्षों, पुष्पीय पादपों, सब्जियों, खाद्यान्न फसलों की परागण की क्रिया लगभग 80% मधुमक्खियों के द्वारा होती है। अर्थात सिंपल शब्दों में कहें, पादपों में पॉलिनेशन या परागण की क्रिया मधुमक्खियों के माध्यम से संपन्न होती है। कई प्रकार के पौधों के पुष्पों की बनावट ही ऐसी होती है कि परागण क्रिया के लिए मधुमक्खियों पर ही निर्भर रहते हैं और कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जिन पुष्पों की बनावट इस प्रकार की होती है कि मधुमक्खी के अलावा कोई किसी प्रकार का कीट उसमें पॉलिनेशन की क्रिया संपादित नहीं करवा सकता। दूसरा इम्पोर्टेंस ये है, परागण क्रिया के अतिरिक्त मधुमक्खियों से एक लाभ होता है। यदि पुष्प एक ही जाति के अलग अलग वैरायटी के होते हैं तो परागण क्रिया के साथ ही आप हाइब्रिडाइजेशन संकरण भी हो जाता है। इस क्रिया से जो बीज प्राप्त होते हैं उसे हाइब्रिड बीज कहते हैं। ये बीज अपने मात्र बीज से उन्नत किस्म का होता है। इस प्रकार से मधुमक्खियाँ नए उन्नत बीज भी प्राकृतिक रूप से प्रदान करती है। संक्षिप्त में कहना चाहूँ तो पृथ्वी के जंतु जगत को भोजन की उपलब्धता के साथ ये उनको शहद एवं मोम की भी उपलब्धता करवाती है। तो इस प्रकार से आपके पहला तो परागण की क्रिया में और दूसरा प्राकृतिक हाइब्रिड बीजों के निर्माण में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है कौन? मधुमक्खियाँ। ओके, थैंक यू।